हाल एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको 19 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एचटेट का एग्जाम आने वाला है, इवन सीटी का फॉर्म भी आपने भर दिया है और आप मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो अपने मैथ की तैयारी कर चुके हैं, चाहे वो एचटेट की है चाहे सीटी की। वो जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस के लिए उनको ठीक प्लेटफॉर्म या ठीक क्वेश्चन नहीं मिलते। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अभी तक 19 प्रैक्टिस सेट मैथ के बना रखे हैं, जो आपके एचएसएससी सीईटी के लिए भी हैं, आपके टीजीटी मैथ के लिए भी हैं और एचटेट पीआरटी के लिए भी हैं। अगर जस्ट आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा, उसमें वो 19 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपको ये भी एक प्रैक्टिस सेट उसमें ही मिलेगा, यानी कि 20 प्रैक्टिस सेट। आप देखोगे हर एक में मैं 20 क्वेश्चन कराता हूं तो करीब करीब आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं। साथ में अगर आप एचएसएससी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करी है, जिसमें मैंने सीईटी के जितने भी प्रीवियस ईयर हुए थे अभी तक उनका सभी का मैथ का सेक्शन हल कराया है, जो करीब करीब 7.5 घंटे की वीडियो है। अगर आप इस बार सीईटी देने वाले हैं और आपको पता है मैथ आपका 15 नंबर का आएगा और आप प्रैक्टिस और कंसेप्ट दोनों सीखना चाहते हैं, तो इस एक वीडियो से सीख सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी प्रैक्टिस के लिए भी और कंसेप्ट के लिए भी। दूसरी बात करता हूं अगर मैं एचटेट टीजीटी और पीआरटी की, तो टीजीटी के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मैंने टीजीटी के प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं 10, उनका साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है। अगर आप वो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर, वहां से परचेज कर सकते हैं और उन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। अगर आपका एचटेट टीजीटी मैथ प्रिपेयर हो चुका है, वहां से आप मैथ का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मैथ ठीक नहीं है तो चलिए, बस इतना ही था। क्वेश्चन करते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ज्यादातर मैं किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर लेके आता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा रिलेवेंट होते हैं, बजाय मैं कहीं ऐसे क्वेश्चन ढूंढूं जो आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार आप खुद से ट्राई जरूर कर लें, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको उसको देख सकते हैं। साथ में एक छोटी सी चीज बताऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़े और प्रैक्टिस सेट बनाऊं आपके लिए, तो मैं ये अब की बार मेरी ये इच्छा है कि मैं प्रैक्टिस सेट लाइव लेके आऊं। अगर आपको लग रहा है इस वीडियो में आपको ठीक मिले मटेरियल, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट जो सेशन है वो आपके लिए लाइव लेके आऊं। तो उसके लिए आपने कमेंट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। आई होप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ₹17,500 amounts to ₹21,175 in 2 years at the rate of X% per annum compound interest, then the value of X is। अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो ये कह रहा है कि मूलधन है आपका 17,500, 2 वर्ष में 21,175 हो जाता है। इसका हो जाने से अर्थ ये है कि आपके पास मिश्र धन दिया हुआ है, वो पैसा ब्याज जुड़कर उसमें वो 21,175 हो जाता है 2 वर्ष में। आपको ये बताया गया है कि जो ब्याज की दर है आपकी, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। आपका ब्याज 2 प्रकार का होता है, आपको पता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में छोटा सा अंतर बताऊं, अगर साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। वो मूलधन के ऊपर, आपका प्रिंसिपल के ऊपर तो लगता ही है, साथ में आपका ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर भी लगता है। तो अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक सिंपल तरीका बताऊं आपको हल करने का क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसकी हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। उसमें फ्रैक्शन में ऊपर हमारा ब्याज होता है और नीचे हमारा प्रिंसिपल होता है। जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शन बनाते हैं, उसमें ऊपर वाला पार्ट हमारा ब्याज होता है, सिंपल अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, निचले वाला आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। फिर हम इसको ऊपर जोड़ देते हैं और अपना रेशियो बना लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का, और ये रेशियो होता है हमारा 1 वर्ष का। अगर हमारे पास एक ही वर्ष हो, हमने 1 वर्ष के बाद किसी का पैसा चुकाना है, तो वो हमारा इस तरफ वाला मूलधन हो जाएगा और इस तरफ वाला हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन में 2 वर्ष दे देता है तो हम इसको 2 बार गुणा कर लेते हैं। अगर वो हमें 3 वर्ष दे देता है तो हम इसको 3 बार गुणा कर लेते हैं। और इस तरीके से इन तीनों को गुणा करके ये हमारा मूलधन आ जाता है, इस तरफ हमारा मिश्र धन आ जाता है। हम इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमारे को क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा दे दिया है। ऐसे बताया गया है कि हमारे पास जो पैसा था, जो हमने ब्याज पे दिया है, वो 17,500 था, यानी कि ये हमारा मूलधन है, और 2 वर्ष के बाद वो 21,175 रुपए हो गया है। 2 वर्ष के बाद 21,175 हो गया है। तो कहने का मतलब,
हमारे पास मूलधन और जो मिश्रधन है उसका रेशियो दे रखा है और ये 2 वर्ष का दे रखा है। अगर मुझे 1 वर्ष पे आना है, वापिस आना है, तो दोनों तरफ मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। स्क्वायर रूट क्यों किया? अभी बताया मैंने कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो करते हैं और उसको उतनी बारी गुणा करते हैं जितने हमारे वर्ष हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का ऑलरेडी हमें रेशियो दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष थे हमारे। अब पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहिए था, मैंने रूट लगा दिया, कोई बात नहीं, पहले इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर लो आप एक बार। मैंने इसको 25 से गुणा कर दिया, 25 7 175, अंदर वाला है इधर 25 8 200, 25 4 100, 25 7 175, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है। ये मुझे पहले करना चाहिए था भाई, लेकिन अब रूट लगा दिया है तो बस मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। हमने क्या किया, हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट था, उसका रेशियो ले लिया, रेशियो आ गया 100 और 121, फिर इसके ऊपर रूट लगाना था। अब ये इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो आपको पता है 10 और 11 आ जाएगा। 100 का रूट 10 और 121 का रूट 11। अब ये हमारे पास 1 वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया है। ये हमारा 2 वर्ष का था, लेकिन हमने इसके ऊपर रूट कर दिया तो हमारे पास 1 वर्ष का आ गया है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं किसी को 10 रुपए ब्याज पर दूंगा या 10 यूनिट रुपए ब्याज पर दूंगा तो वो 1 वर्ष में 11 यूनिट हो जाएंगे। तो आपका ब्याज कितना हो गया है? ब्याज हो गया है आपका 1 यूनिट। आपने निकालना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने निकालना है तो आपको पता है, आपको एक फ्रैक्शन चाहिए, कौन सी? जिसमें ऊपर आपका ब्याज हो, नीचे आपका मूलधन हो। तो मेरा ब्याज जो है वो 1 यूनिट है और मूलधन जो है मेरा वो 10 यूनिट है। ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गई है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन को मैंने बहुत बड़ा कर दिया है। देखिए, मेरा लक्ष्य सिर्फ आपको क्वेश्चन को स्पीडली हल कराना नहीं है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं उस टाइप का एक कंसेप्ट समझा दूं आपको। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, इसलिए मैंने इतना कुछ बताया। अदरवाइज मैं ब्रीफ में आपको ये बोल सकता था कि मेरे पास मूलधन और मिश्रधन दे रखा है, समय मेरा 2 वर्ष है, तो मैं इन दोनों का रेशियो करूं और स्क्वायर रूट लगा दूं और उसके बाद इनके बीच का अंतर ब्याज हो जाएगा, ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 कर देंगे। लेकिन वो आपको समझ नहीं आता, इसलिए पूरी स्टोरी बताई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹5,600 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 5,600 रुपए एक स्कीम में लगाए हैं और वहां पर जो मुझे ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, अर्थात सिर्फ प्रिंसिपल पर, मूलधन पर लगता है। आगे दिया गया है, इट बिकम्स ₹7,000 और वो 7,000 रुपए हो जाता है। हो जाने का अर्थ ये है कि वो मूलधन था मेरा 5600 रुपए और अब मिश्रधन हो गया है। कहने का मतलब इसमें ब्याज जुड़कर ये 7,000 हो गया है। अगर मैं ब्याज निकालना चाहता हूं तो कितना मिला है? तो ब्याज मिला है 1,400 रुपए। और ये कितने समय में मिला है? ये 5 वर्षों में मिला है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 5 वर्षों का ब्याज 1,400 है। लेकिन मैंने बताया था साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, तो क्या मैं 1 वर्ष का निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 5 से इसको भाग कर देता हूं, 5 दूनी 10, 5 8 40। अगर 5 वर्ष का ब्याज 1,400 है तो 1 वर्ष का ब्याज 280 रुपए मिलेगा मुझे। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं, हाउ मच विल दिस सम बिकम्स इन 4 ईयर्स। ये पैसा 4 साल में कितना होगा? कहने का मतलब यही मूलधन 4 साल में कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है 1 साल का ब्याज 280 है, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 वर्ष का ब्याज आ जाएगा मेरे पास। 4 8 32, 4 2 8 और 3 11। तो ब्याज के रूप में मुझे 1120 रुपए मिलने वाले हैं, वो इसमें जोड़ देता हूं, मेरा मिश्रधन आ जाएगा। इनको जोड़ दिया, 6720, 6,720 रुपए हो जाएंगे और ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और बताऊं, साथ में सिर्फ क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस करना, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ विद सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। एक चीज और बता दूं, जो मैंने अभी 7.5 घंटे की वीडियो बनाई है सीईटी की, उसमें मैंने जितने भी सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाए हैं उन सभी की सोल्ड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। उसको वहां से जाकर आप एक बार खुद से भी वो सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिकल्स मार्केट प्राइस इज 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। ये बोला गया है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, वो उसके विक्रय मूल्य से 50% अधिक है।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 50% अधिक है। अगर ये थोड़ी सी स्टोरी बताऊं आपको एक्चुअल में होता क्या है, जो ये प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है ना, ये कुछ इस प्रकार है कि कोई वस्तु आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बना रहे हो, तो बनाने में जो लागत लगती है आपकी, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने में आपने बनाई है उतने में तो नहीं बेचोगे, उसका आप एक मार्क्ड प्राइस रखोगे, अंकित मूल्य रखोगे, अपना प्रॉफिट ऐड करके उसका एक मूल्य बना दोगे आप, और उसको बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य, और वो हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होता है। आपने कोई 100 रुपए की चीज बनाई थी, उसको उसका मार्क प्राइस रख दिया आपने 120, ये जो 120 रखा है ये हमारा अंकित मूल्य है, और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य से आपने मार्क प्राइस मार्क अप कर दिया, अपना कॉस्ट प्राइस बढ़ा दिया, कितना 20%। फिर अब जो कस्टमर है वो भी बहुत तेज होता है, वो प्रिंटेड रेट पर नहीं लेता। यू नो वेरी वेल वी आर इंडियन, हम जहां भी कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो जाओ हमें मार्क प्राइस नजर आता है, अंकित मूल्य, तो तुरंत हम पूछते हैं कि भाई कुछ छूट तो दीजिए इसमें, तो वो छूट ले लेते हैं हम उसमें। अगर जैसे हमारी 100 रुपए की हमने वस्तु बनाई थी, 120 रुपए का उसके ऊपर कीमत रख दी, सामने वाले ने उसको 110 में बेच दिया, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। हमने बनाया था 100 रुपए में, कॉस्ट प्राइस, उसका मूल्य रख दिया 120 रुपए, वो अंकित मूल्य है, 110 रुपए में बेच दिया, वो हमारा सेलिंग प्राइस। अगर कोई हमारे से पूछता है कि उसमें हमें लाभ हुआ या हानि, तो मैं कहूंगा हमें लाभ हुआ कितने रुपए का, 10 रुपए का, क्योंकि 100 की बनाई थी और 110 की बेच दी। वही सेम स्टोरी अब यहाँ पर नजर आ रही है आपको। वो ये कह रहा है कि जो हमारा अंकित मूल्य है ना, वो विक्रय मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य को हम एमआरपी बोल देते हैं, और सेलिंग प्राइस को एसपी बोल देते हैं, विक्रय मूल्य को। वो ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य से 50% ज्यादा है। ये कहने का मतलब विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो ये 150 रुपए है। अब किसी वैल्यू का मान अगर मैं 100 रुपए मान लेता हूँ, 100 यूनिट मान लेता हूँ, उसमें जितना प्रतिशत बढ़ाना है ना, उतनी ही वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने विक्रय मूल्य 100 मान लिया, 100 में 50% बढ़ाना था तो 50 बढ़ा दिया, और ये 150 हो गया है। लेकिन ये वैल्यू इतनी बड़ी रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फिर आगे कह रहा है एंड 100% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब ये एंड के बाद किसके बारे में बात चल रही है, ये आपके एमआरपी के बारे में ही बात चल रही है। वो ये कह रहा है कि जो आपका एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वो विक्रय मूल्य से तो 50% अधिक है, और क्रय मूल्य से 100% अधिक है। क्रय मूल्य से 100% अधिक। क्रय मूल्य आपको याद होना चाहिए, जितने में आपने वो वस्तु बनाई थी, तो आपने उसका प्राइस 100% बढ़ाकर रख दिया। कहने का मतलब अब आप ये बताओ, आपने 100% बढ़ाकर उसका मूल्य 150 यूनिट रख दिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। 100% बढ़ाने का मतलब है उसका मूल्य आपने डबल कर दिया। 100% मतलब जितना उसका मान था उतना ही और बढ़ा दिया उसको। इट मीन्स मेरा कॉस्ट प्राइस 75 यूनिट रहा होगा, उसको आपने फिर 100% बढ़ा के एमआरपी 150 किया। अब बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इतनी डिटेल से बता रहा हूं। फिर आगे बोला उसने, इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर विक्रय मूल्य को 20% से बढ़ा दिया जाता है। आपको पता है 100 में जितना प्रतिशत बढ़ाना होता है वो जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो अब आपका एसपी जो है वो 120 हो गया है। अब वो आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड इन बोथ ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन में जो प्रॉफिट हुआ है उसका अंतर जो है वो 2000 रुपए है। पहले जो फर्स्ट केस है इसमें प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं फर्स्ट केस में देखता हूं तो वस्तु हमने 75 यूनिट की बनाई थी और हमने 100 यूनिट की बेच दी। एमआरपी से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमने उसका प्राइस रख रखा था, वो हमें नहीं मिला। हमने 75 की बनाई थी, 150 रुपए प्राइस रख दिया, 100 रुपए में बंदा खरीद के लेके चला गया, तो मुझे पता चला प्रॉफिट 25 यूनिट का हो गया। लेकिन हमने क्या किया, अब की बार विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा दिया। तो अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन हुई है ना हमारी, क्रय मूल्य तो उतना ही था, बढ़ाई तो हमने उतने में ही थी, लेकिन वो अब उसका मूल्य 20% और बढ़ा दिया। कहने का मतलब 75 की बनाई थी, अब की बार 120 की बेच दी, तो अब कितना प्रॉफिट हुआ सेकंड ट्रांजेक्शन में। इनको आपस में डिफरेंस लोगे आप तो शायद 25 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो अब जो प्रॉफिट आया है आपको वो 45 यूनिट आ गया है। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस यूनिट में कितना आ गया है। अगर मैं यूनिट में देखता हूं तो डिफरेंस, मैंने ये सही घटाया है ना, 20 तो यहां से और 25 यहां से, ठीक घटाया है, तो ये 20 यूनिट डिफरेंस आ गया है। कहने का मतलब पहले से 20 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। अब ये जो भी मैंने कुछ किया था ना,
ये सब कुछ मेरी अजम्पशन थी, मैंने खुद से माना था। क्या क्वेश्चन में ऐसा दे रखा था कि एमआरपी 150 है? क्या ऐसा दे रखा था कि सेलिंग प्राइस 100 है? नहीं, ये सारी चीजें मैंने खुद से मानी है, लेकिन इस तरीके से माननी है कि क्वेश्चन की कोई भी कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बस मैंने अपनी तरफ से वैल्यू को उस तरीके से सेट कर दिया है। ये सब कुछ रेशियो है, हमारा अजम्पशन है। आपने इसमें से ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि मुझे तो टोटल ट्रांजैक्शन में डिफरेंस नजर आ रहा है 20 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2000 रुपए का है, तो मैं कहूंगा मेरी ये 20 यूनिट जो है ना वो 2000 रुपए के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 20 से इसको भाग करेंगे, कितना आ गया? 100 आ गया क्या? 100 आ गया। अब ये जो 100 रुपए आए हैं ना, वो इस रेशियो का HCF आ गया है। आप 100 से जिसको गुणा करोगे वही ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अगर वो आपसे पूछता है कि एमआरपी बताओ, तो मैं कहूंगा 100 गुणा में आपका 150, 15,000, 15,000 हमारा एमआरपी है। अगर वो पूछता है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये था 100 गुणा में 75, 7500। कहने का मतलब 1 यूनिट का मान आने के बाद आप जिसके साथ गुणा करोगे वही आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। सेलिंग प्राइस पूछता तो 10,000, कॉस्ट प्राइस पूछा तो 7500, और अगर एमआरपी पूछता तो 15,000। थोड़ा टाइम लगाया है, शायद आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और वो किस एग्जाम में आया हुआ है वो लिख रहा है, मैं उसको बार बार पढ़ नहीं रहा हूं। सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 75 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में हम घनाभ बोल देते हैं, उसके दर्शन करा देता हूं आपको एक बार। ये है एक कमरे के आकार की आकृति होती है, इसमें आपकी 3 डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनका सम जो है, उनका योग जो है वो 75 सेंटीमीटर है। वो ये कह रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ इन दोनों का सम जो है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोला गया है लेंथ इज मोर देन ब्रेड्थ। आपको ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से बड़ी है। ठीक है, हाइट इज 30 सेंटीमीटर। हाइट की ओरिजिनल वैल्यू दे दी है कि वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, आगे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक छोटी सी गुंडी है जिसको आपने समझना है। वो ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड लेंथ, लंबाई और ऊंचाई के बीच डिफरेंस है 10 सेंटीमीटर का। अब आप ये बताओ, अब लंबाई बड़ी है या ऊंचाई बड़ी है, ये आपने खुद से सोचना है। क्वेश्चन में सिर्फ ये बता दिया कि हाइट और लेंथ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इनमें से बड़ी कौन सी है, लेंथ बड़ी है या हाइट बड़ी है, वो आपको यहां से पता चलेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपकी लेंथ तो बड़ी है और ब्रेड छोटी है। अगर लेंथ बड़ी है तो बड़ी होने का मतलब ये है इसके आधे से तो बड़ी होगी, तभी तो बड़ी हो जाओगी ना वो। अब कहने का मतलब इनमें से लेंथ बड़ी है तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसके आधे से वो बड़ी है। अगर इसके आधे से बड़ी है तो इसका मतलब हाइट से भी बड़ी है। तो यहां से मुझे पता चला कि लंबाई में से जब मैं ऊंचाई घटाऊंगा तब वो 10 आता है। क्या ये बात आपको समझ आई? ये थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे कर दोगे ना, हाइट माइनस लेंथ, तो आपका क्वेश्चन आगे जाके माइनस में आ जाएगा। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो मुझे समझ आया कि लंबाई और चौड़ाई का योग तो आपका 75 सेंटीमीटर है और लंबाई और ऊंचाई का डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले सारी ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, 2 वेरिएबल को जोड़ रखा है, उन्हीं 2 वेरिएबल को घटा रखा है। अगर बड़े वाला वेरिएबल निकालना हो तो इनको जोड़ो और 2 से भाग कर दो। अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा और 2 से भाग करूंगा, नहीं सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल अलग अलग है। ये ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं है। बस मैं ऊंचाई की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर। ऐसा तब करते अगर यहाँ पर भी आपकी चौड़ाई होता। तो ये आपका 40 सेंटीमीटर लंबाई आ गया। ये लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो आपकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 75 में से 40 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू आ गई है मेरे पास। लंबाई जो है वो 40 है, चौड़ाई जो है वो 35 है और ऊंचाई जो है वो 30 है। आपसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। जो आपका घनाभ होता है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 बाहर लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। जो भी आपकी 3D और 2D आकृतियां होती हैं उन सभी के टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अभी रिसेंटली। उसमें मैंने मेंस्ट्रुएशन के जितने फार्मूले बने हैं उनको बहुत डिटेल से बताया था। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू मेरे पास है, बस रख दीजिए। लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों को गुणा कर लीजिए। पहले एक जीरो लगा दी, 4 5 20, 4 3 12 और 2 14, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 35 गुणा में 30, तो 0, 3 5 15, 3 3 9 1 10, ठीक है जी। फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, इनकी गुणा 1200, ये लीजिए, जोड़ लीजिए अंदर वालों को, ये हो जाएगा लास्ट में 50 हो गया, 4 और 2 6 और 3 3650 आ गया है। 2 से अगर गुणा कर दूं तो शायद 7300 आ जाएगा, ये लीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ये कहा गया है कि एक सिलेंडर, एक बेलन का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो 2 गुना है एक गोले के आयतन से। और साथ में ये भी बता दिया गया है कि जो आपका बेलन है ना, उसकी हाइट जो है वो 48 सेंटीमीटर है। फिर आगे दिया गया है, इफ रेडियस ऑफ द बेस सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर आर इक्वल। फिर ये बताया गया है कि दोनों आकृतियों के जो बेस हैं वो एक समान है। बेस एक समान है, इसका मतलब उनकी रेडियस बराबर है। आगे पूछा गया आपसे, देन व्हाट विल बी द रेडियस, उनकी रेडियस क्या होगी। एक बार दोनों आकृति बना के बता दूं थोड़ा सा आपको। ये आपका सिलेंडर है, इस आकार का होता है, ये आपका स्फीयर है। मेंसुरेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी एक आकृति और दूसरी आकृति के आयतन कभी बराबर या 2 गुने दिए जाते हैं तो वहीं से आंसर निकल जाता है, बस दोनों का वॉल्यूम निकाल लीजिए। इस आकृति में क्या क्या होता है, एक आपकी रेडियस है इसमें और एक हाइट है जो कि 48 सेंटीमीटर दे रखी है। इस आकृति में सिर्फ रेडियस ही होती है, उसको मैंने आर मान लिया, दोनों की आर बराबर है। मैंने थोड़ा अलग लिख दिया है, इसको वैसे लिख देता हूँ, ये लीजिए। अब जो आपका बेलन है उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, दोबारा फिर याद दिला रहा हूं, इनके सारे फार्मूले मैंने एक बार बता रखे हैं, अब डिटेल्स यहाँ नहीं बता रहा हूं। बस इसका वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। आपके गोले का वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये बताया गया था कि इसका वॉल्यूम जो है ना, इसके वॉल्यूम से 2 गुना है, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बस अब इसको हल कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, दोनों का आर बराबर है, रेडियस बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर रेडियस 3 बार गुणा हो रखी है, यहाँ पर 2, ये 2 इससे कट जाएगा, पाई से पाई कट गया है। अब यहाँ पर एक मेरा एच बच गया है, एच की वैल्यू थी 48, उधर 4/3, एक आर बच गया है और एक 2 बच गया है। चलिए 4 दूनी 8, 8 6 48, ये इधर आके गुणा हो गया, 3 6 18, 18 आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1500 if the number of males increased by 8%, that of the female by 10%, then the population would increases to 1630, find the number of females in the town। ये एक फेमस सा क्वेश्चन है परसेंटेज का, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। आपको ये बताया गया है कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है ना वो 1500 है, उसमें जो मेल हैं वो 8% से इंक्रीज करते हैं, जो फीमेल हैं वो 8% से तो इंक्रीज करते ही हैं लेकिन 2% एक्स्ट्रा करते हैं। बस कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ आए, आप रिलेट कर पाओ। मेल तो 8% से इंक्रीज करते हैं, फीमेल 10% से करती हैं। 10% को मैंने बाइफरकेट कर दिया कि वो 8% से तो इंक्रीज करती ही हैं लेकिन 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज करती हैं। और ये बताया गया है कि जो अब फिलहाल पॉपुलेशन है वो 1630 हो गई है, तो आपकी पॉपुलेशन कितना बढ़ गई है, 130 बढ़ गई है। ठीक है, अब आप ऐसे समझो, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, आप ये समझो कि आपकी पॉपुलेशन में 8% मेल बढ़ते हैं और 8% फीमेल बढ़ते हैं, तो यहां से तो मुझे समझ में आया कि टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 8% ही बढ़ा है, तो इसका 8% कितना होगा। अगर मैं इसका 8% निकाल लूं तो इसका 1% 15 है और 8% 120 है। तो मुझे ये समझ आया कि अगर जनसंख्या सिर्फ 8% ही बढ़ी होती तो 120 बढ़ती, लेकिन 130 बढ़ गई है। आप ये बताओ ये 10 ज्यादा क्यों बढ़े हैं, इसका मतलब ये जो 10 बढ़े हैं ये फीमेल बढ़ी होंगी, क्योंकि यही 2% एक्स्ट्रा बढ़ी थी, तो मैं ये बोलूंगा कि इस 2% की ही वैल्यू 10 है।
और ये फीमेल है, फीमेल के 2% की वैल्यू 10 है। अगर मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ 50 से गुणा कर दो। मैंने इसको 50 से गुणा किया 100% आ गया, इसको 50 से गुणा किया तो 500 आ गया। तो इसका मतलब 100% महिलाएं जो थी वो 500 थी। और आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ फीमेल ही पूछी थी, ये आपका आंसर है। शायद इससे आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, इससे कोई और तरीका हो तो आपको ट्राई करना भाई। चलिए आगे चलते हैं। P and Q together can fill a cistern with water in 30 hours। दो पाइप हैं P और Q, वो एक टंकी को 30 घंटे में भरते हैं। दोनों मिलके एक टंकी को 30 घंटे में भरते हैं। आगे दिया गया है P alone can fill the cistern with water in 80 hours। जो P टैप है ना वो अकेला 80 घंटे में भरता है, ठीक है जी। Then in how many hours will Q alone fill 3/4 of the same cistern with water। अब अगर आपसे यहां पर यह पूछा जाता कि Q जो आपका टैप है वो अकेला कितने समय में भरेगा, तो शायद आप चुटकियों में निकाल देते। लेकिन उसने एक छोटी सी चीज और ऐड कर दी कि वो आपकी टंकी को पूरा नहीं भर रहा है, वो टंकी को सिर्फ 3/4 भर रहा है, 3/4 भर रहा है। तो कितना समय लेगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी 2 ट्रिक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क में भी आता है। टाइम एंड वर्क में ऐसे बोल दिया जाता है कि ए किसी काम को x दिनों में करता है या x घंटों में करता है, यूनिट कुछ भी हो सकती है। बी उसी काम को y घंटों में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे या कितने समय में करेंगे। तो उसका सिंपल ट्रिक होती है हमारी कि इन दोनों को ऊपर मल्टीपल कर दो और नीचे इन दोनों को ऐड कर दो। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट ये ट्रिक लगा लेते हैं हम, एलसीएम मेथड नहीं लगाते। ए किसी काम को x यूनिट टाइम में करता है, बी उस काम को y यूनिट टाइम में करता है। दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, दोनों समय को ऊपर गुणा कर दिया, नीचे जोड़ दिया। इसमें एक दूसरा टाइप भी बनता है। कल को आपको ये दे दे कि ए और बी मिलकर उस काम को x यूनिट टाइम में करते हैं, ए उसको y यूनिट टाइम में करता है, बी अकेला कितने टाइम में करेगा। अब की बार क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर गुणा कर देंगे समय को ऐसे कैसे, लेकिन नीचे अब की बार इनके समय का डिफरेंस ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इन दोनों का मिला के समय दे रखा है। तो अब की बार क्या करेंगे, y माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने y माइनस एक्स क्यों किया, y ज्यादा भाई a ने ज्यादा समय लिया होगा ना, y बड़ा है x से, तो हमें ये 2 ट्रिक याद रहनी चाहिए। अब इनमें से मैं एक ट्रिक लगाता हूं, ये वाली। आप ऐसे समझे कि a और b की जगह p और q 2 टैप हैं, वो एक टंकी को 30 घंटे में भरते हैं। उनमें से p भर देता है 80 घंटे में, तो q कितने समय में भरेगा। तो उसका तरीका यह है, इन दोनों को ऊपर गुणा कर दो और नीचे इन दोनों के समय का अंतर ले लो। ये लीजिए, इसको मैंने हल किया तो 5 6 30 6 8 48, वो 48 घंटे में भर देगा, लेकिन वो पूरी टंकी को भरेगा। यहां पर कुछ काम के किसी पोर्शन की बात नहीं चल रही थी, वो पूरे सिस्टम को, पूरी टंकी को 48 घंटे में भरेगा। लेकिन मेरे से पूछा है कि इसका 3/4 कितने समय में भरा जाएगा, तो इसका 3/4 कर दो बस। समय भी उतना ही टाइम चेंज हो जाएगा जितना आपने टंकी भरनी है, तो वो 36 घंटे में भर देगा। और ये आपका आंसर आ गया है। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बीच में एक और चीज आ गई है, ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि मेरे चैनल पर किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप HTET PRT और HTET TGT मैथ की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिर्फ मैथ प्रिपेयर करना है और आपके मैथ में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहां पर HTET TGT में 70 नंबर का आता है और PRT में 40 का, इस बैच के थ्रू कर सकते हैं। ये बैच कंप्लीट हो चुका है, इसमें सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। आपका 26-27 शायद जुलाई को एग्जाम है, तब तक आप आराम से अपना सिलेबस कर सकते हो। उसके बाद आपका सिलेबस हो चुका है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये मैंने 10 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं और साथ में इनका वीडियो सॉल्यूशन भी है। और ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, मेरे ऐप पर मिलेंगी, मैथ्स विद राकेश चोकर। अगर आप किसी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, KVS, NVS, EMRS, तो इसके मेरे पास 2 बैच अवेलेबल हैं। ये बैच लगभग पूरा होने वाला है, संपूर्ण बैच KVS का, KVS TGT मैथ का। ये KVS, NVS, EMRS अगर आप तीनों की तैयारी कर रहे हैं तो ये ले सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा और बताऊं आपको, तो बिहार स्टेट और BPSC ट्राई 4.0 का मैंने एक बैच बना रखा है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप ये बैच ले सकते हो। उसके बाद एक मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक हरियाणा का आपका CET का बैच बनाया जाए, जिसमें आपका हरियाणा जी के कराया जाएगा और मैथ। ठीक है, ये कंसिडर कर सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 90, 39 और 30। इसके बारे में एक ही चीज बता दूं आपको, यहां पर आपसे कई बार फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लिया जाएगा, कई बार सेकंड, कई बार थर्ड, कई बार फोर्थ। अगर आपको 3 प्रोपोर्शनल दे रखे हो और एक पूछ रखा हो, जो पूछ रखा हो उसकी जगह एक्स लगा दो। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा पूछा है तो एक्स लगा दो। अब पहले और चौथे का जो मल्टीपल होता है वो बीच वाले दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ गया 30 3 90, 3 से काटा 13, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू 13 आ गई है और ये आपका आंसर है। फर्ज करो ये तीनों देकर ही आपसे सेकंड प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाता, तो मैं क्या करता, सेकंड इसके पास, इसका मतलब मेरे पास नहीं है, मेरे पास पहला, तीसरा और चौथा है, तो यहाँ पर एक्स लगा देता। तरीका वही, यहाँ पर एक्स होता, फिर मैं ये कहता लास्ट वाले, पहले वाले और लास्ट वाले का मल्टीपल बीच वाले दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। 3 नंबर्स विच आर को प्राइम, एक वर्ड आया है आपका को प्राइम, इसको हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य। ऐसे 2 नंबर, यहां पर स्पेशली 3 बोल रखे हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। कॉमन फैक्टर बोले तो वो सिर्फ दोनों नंबर 1 से भाग होते हैं और किसी और नंबर से भाग नहीं होते, किसी और नंबर से दोनों इकट्ठे भाग नहीं होते, अलग अलग वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएं, लेकिन उनको साझे रूप में कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता एक के सिवा। ऐसे हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 16 और 81 लिखा, मैंने इन दोनों नंबर के बारे में कुछ नहीं बताया, ये प्राइम है ये कंपोजिट है, सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन दोनों को कोई भी एक कॉमन फैक्टर डिवाइड नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ सारे 2 के ही फैक्टर हैं, इसमें सारे 3 के ही फैक्टर हैं, ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को भाग कर दे, तो ये आपके को प्राइम नंबर है। अब ऐसे ही कोई 3 को प्राइम नंबर है, 3 सहभाज्य संख्याएं हैं, टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज 493। ये बताया गया उनमें से पहले 2 का जो प्रोडक्ट है ना वो 493 है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 2 इज 957, और लास्ट के 2 का जो प्रोडक्ट है वो 957 है। ठीक है जी, आगे दिया गया है द सम ऑफ द 3 नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का योग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इट मींस यहां पर वो दोनों नंबर दिए हुए हैं और वे दोनों नंबर एक तरीके से आपस में गुणा हो रखे हैं। फिर ये 2 नंबर कौन से हैं, देखो वो 3 नंबर थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले 2 का मल्टीपल दे रखा है 493, फिर लास्ट के 2 का मल्टीपल दे रखा है, इसका मतलब जो दूसरा नंबर है ना वो दोनों में गुणा हो रखा है। तो इसका मतलब जो बड़ी से बड़ी वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करेगी वो दूसरा नंबर है, क्योंकि वो दूसरा नंबर इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। तो वो जो आप नंबर निकालोगे जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग करेगा वो दूसरा नंबर आ जाएगा निकल के। अब चेक करो ये किस नंबर से भाग होते हैं, इजीली नहीं मिलेंगे। अब उसका तरीका क्या होता है, आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से करना शुरू करो और सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है। ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते क्योंकि दोनों आपकी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर है। उसके बाद मैंने 3 से चेक किया, इसके अंकों का योग किया तो 9 3 12 और 4 16, ये आपका 3 से भी भाग नहीं होता। मैं एक को ही चेक कर रहा हूं, दूसरे को नहीं चेक कर रहा, सिर्फ ऊपर वाले को ही करना है। 3 से नहीं हो रहा, ये 5 से नहीं होता, फिर 7 से करके देखा 7 से नहीं हो रहा, 11 से करके देखा 11 से नहीं हो रहा। अब मैं से बोल के कैसे बता रहा हूं, मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है, चैनल पर डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये 11 से भी नहीं हो रहा है, फिर मैं 13 से कर रहा हूँ, 13 से नहीं हो रहा है। 13 के बाद अब मैं अगले प्राइम नंबर पे जाऊंगा 17 पे, 17 से करके देखता हूं तो 17 दूनी 34, 17 नहीं 153, ये 17 से भाग हो गया है। जब मैंने इसको 17 से भाग किया तो ये आया 17 दूनी 34, 17 निमा 153। अब एग्जैक्टली मेरे पास दोनों वो को प्राइम नंबर आ गए, एक 17 और एक 29। और ये वो दोनों ही क्यों मान लिए मैंने, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं ये। अभी आगे फर्दर तो तोड़े नहीं जा सकते। अब इन दोनों में से कोई एक इसको भाग करेगा, चेक करके देख लो। पहले मैं 17 से चेक करता हूं, मैंने 17 से इसको भाग किया, 17 5 85, 17 6 102, ये 17 से भाग नहीं होता, इट मीन्स ये 29 से भाग होता है। चलिए 29 से भाग करके देख लेते हैं, हालांकि 33 आएगा लेकिन आपको करके दिखाना चाहता हूं एक बार। 29 3 87,
29,387 ये लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये नंबर भाग हो रहा है 29 गुणा 33 आ गया इसका रिजल्ट। अब जो इन दोनों में है नंबर वो 29 है, तो इसका मतलब दूसरा नंबर तो 29 है आपका। तीसरा कौन सा है, इसमें से दूसरा 29 है तो तीसरा 33 है, और पहला नंबर आपका 17 है। इनका जोड़ पूछा है आपसे, इन दोनों को जोड़े तो मेरे ख्याल से 50 आ जाएगा, 29 जोड़ेंगे तो 79 आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर है ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 37 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 1 आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टोटल जर्नी। क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई है कि जो आपकी डेस्टिनेशन है ना वो एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, उसको दो अलग अलग स्पीड से तय किया गया है। यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। जहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है वहां पर मुझे दो ट्रिक याद आ रही है, वो आपको बताता हूं। अगर आप सेम डिस्टेंस पहले एक स्पीड से तय करते हो फिर दूसरी स्पीड से तय करते हो, तो आपके यहां पर दो क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक तो वो ये बोलेगा कि आप एक डेस्टिनेशन पर गए और फिर वहां से जब गए आपकी कुछ और स्पीड थी, जब आप आए कुछ और स्पीड थी, और आपको टोटल जर्नी का टाइम दे दिया जाएगा कि भाई आपको आने जाने में 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल डिस्टेंस बताओ उस डेस्टिनेशन का कितना है। आप एक्चुअल में आप एक शहर से दूसरे शहर गए और उससे फिर वापस आ गए, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उन दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस बताओ। वहां पर हम क्या करेंगे, वो डिस्टेंस हम बताएंगे कि दोनों स्पीड को ऊपर गुणा कर देंगे, बिल्कुल वो टाइम एंड वर्क वाली ही ट्रिक है ये। दोनों ऊपर समय को गुणा कर देंगे और नीचे उन दोनों समय को जोड़ देंगे। मैंने समय को दोनों स्पीड को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे उन दोनों स्पीडों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि मेरे पास आने और जाने का टोटल टाइम है, वो टोटल टाइम से उसको गुणा कर देंगे। अब ये ट्रिक प्रूफ करने का टाइम नहीं है, कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो डिस्टेंस है वो अगर आपने पता करना है, आप गए थे अलग स्पीड से, आए थे अलग स्पीड से, उन दोनों स्पीड को ऊपर गुणा कर दिया, नीचे जोड़ दिया, जो टोटल समय लगा उससे गुणा कर दिया, तो यहां से आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यह है पहला सिनेरियो। दूसरा हो सकता है, आपको ये बोला गया आप ए स्टेशन से बी स्टेशन गए, पहले एक स्पीड से गए, दोबारा फिर दूसरी स्पीड से गए, और दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस दे दिया जाएगा आपको। भाई पहली स्पीड से गए आप तो कुछ टाइम लगा, दूसरी स्पीड से गए कुछ टाइम लगा, उनके बीच का डिफरेंस दे दिया आपको, और डिफरेंस देकर फिर पूछ लिया कि अब इन दोनों ए और बी स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड को ऊपर मल्टीपल कर लेंगे, अब की बार दोनों स्पीड का डिफरेंस लेंगे क्योंकि टाइम का भी डिफरेंस है मेरे पास, और टाइम डिफरेंस को मल्टीपल कर देंगे, टोटल टाइम टाइम डिफरेंस। अब यहां पर कौन सा सिनेरियो नजर आ रहा है आपको, यहां पर यह बताया गया है कि आपको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना था, पहले आप 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, फिर दोबारा आप इसी पर फिर 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, और इस तरीके से 1 घंटा ज्यादा लगे आपको। क्यों, क्योंकि स्पीड कम कर दिया आपने, पहले 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे थे, फिर 33। तो ये नीचे वाला सिनेरियो है आपका। पहले इन दोनों को डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को मल्टीपल कर दिया, इनका डिफरेंस लिया और टाइम का डिफरेंस लिया, और आपका डिस्टेंस निकल के आ गया है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है। एक और मेथड बता सकता हूं, लेकिन वहां पर निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो इसका हल कर लो। आपको पता है 4 से तो भाग हो नहीं रहे हैं, मतलब पूरे पूरे भाग नहीं हो रहे हैं, इनको गुणा कर लेते हैं। किसी भी वैल्यू को 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है, तो पहले मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ। 37 गुणा 3 करेंगे तो 111 आ जाएगा। 111 गुणा में 11, 3 को इस तरफ लेके 37 के साथ गुणा किया, 111 आ गया, फिर 11 से गुणा किया। 11 से गुणा करने का क्या फायदा है, यूनिट डिजिट को लिखो, इसमें अब एक बार लिखने के बाद इसमें अगला डिजिट जोड़ो लिख दो, इसमें फिर अगला डिजिट जोड़ो लिख दो, और फिर लास्ट वाले को लिख दो। यह हो गया आपका मल्टीपल। इसको 4 से भाग कर दो, 4 3 12, ना जाने की 0, 4 5 20, 305 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मेटल 1 एंड मेटल 2 इन एलॉय अ। एक मिश्रित धातु है ए, एक मिश्रित धातु है ए, इसमें दो मेटल है, मेटल 1 मेटल 2, और उनका रेशियो 1:4 है। ठीक है जी, आगे बोला गया है इन एलॉय बी, एक दूसरी मिश्रित धातु है बी, उसमें भी ये दोनों ही मेटल हैं, मेटल 1 मेटल 2,
इन एलोय बी सेम मेटल आर मिक्स्ड इन रेशियो 3:7, लेकिन इसमें जो मेटल मिलाए गए हैं वो सिर्फ अलग रेशियो में मिलाए गए हैं, यहां भी वही मेटल है, यहां भी वही मेटल है। आगे बोला गया है 30 kg ऑफ एलोय बी, इस मिश्रित धातु का 30 kg मिलाया गया, ठीक है जी। एंड 15 kg ऑफ एलोय ए, इस मिश्रित धातु का 15 kg मिलाया गया, ठीक है जी। आर मिक्स्ड, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द मेटल 1 एंड मेटल 2 इन द न्यू एलोय। क्या किया, एक मेरे पास मिश्रित धातु थी, एक दूसरी थी, इसमें दो प्रकार की धातु थी, इसके अंदर उनका रेशो था 1:4। वही दो प्रकार की धातु यहां थी, उसमें आपका रेशो था 3:7। ये जो ये मिश्रित धातु ली, ये 30 kg ले ली, ये 15 kg ले ली, और इन दोनों को मिलाया गया और एक तीसरी धातु बनाई गई, और उसमें आपका मेटल 1 और मेटल 2 का रेशो पूछा है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो केजी में मिलाई गई है ना, इसका रेशियो ले लो आप। एक्चुअल में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो दूसरे वाली आपकी बी एलोय है, बी मिश्रित धातु है, वो इससे दुगनी मिलाई गई है। तो अब आप इन इको ओरिजिनल वैल्यू मान लो, आप ऐसा मान लो ये मेटल 1 यूनिट है, ये मेटल 4 यूनिट है, तो ये टोटल होगी 5 यूनिट। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें जो वजन है वो 5 यूनिट है। इसको देखता हूं मैं, इसमें मेटल पहले वाली 3 यूनिट मिलाई गई है, दूसरी 7 मिलाई गई है, तो टोटल 10 यूनिट। आप इन दोनों में रेशियो देखो, क्या वही रेशियो है जो ऊपर नजर आ रहा है? सेम है, ये इसका दुगुना है, ये इसका दुगुना है, तो पहले ही ऑलरेडी ये दुगुने ही दे रखे हैं। अगर ना दे रखे होते तो मैं इसको इसी रेशियो में लेके आता जो ऊपर रेशियो है, लेकिन फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट जोड़ दो। मेटल 1 में मेटल 1 जोड़ दिया, मेटल 2 में मेटल 2 जोड़ दिया, और ये आपका आंसर आ गया। ऐसा कब होगा? जब जो रेशियो आपको डिजायर्ड था वही आपको नजर आ गया। अगर वो नजर ना आता तो फिर मैं इसको बढ़ाता, अब वो बनाने वाले क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। एक एंगल का जो संपूरक है उसका 1/3 है। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है, उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो उनमें से एक एंगल अगर 3x है तो दूसरा x है। यह बताया गया है कि एक एंगल जो है दूसरे का 1/3 है, इसका 1/3 हुआ ना ये, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 180 है। 4x बराबर 180 आ गया, 4 से इसको भाग कर दिया, 4 चौके 16, 4 5 20, तो इसमें से एक एंगल 45 आ गया, दूसरा 135 आ गया। यही पूछे थे मेरे ख्याल से, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सर्वांग समता के बारे में पूछा गया है। सर्वांग समता के 4 नियम होते हैं आपके। जो आपकी दो त्रिभुज होती हैं उनको सर्वांगसम करने के हमारे पास 4 तरीके हैं, 4 नियम हैं। पहला, उनकी तीनों भुजाएं बराबर आ जाए, दोनों ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो सर्वांगसम हो जाएंगे। दूसरा तरीका होता है दो भुजाएं बराबर आ जाए और उनके बीच का एंगल बराबर आ जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच का एंगल का अर्थ ये है कि ये भुजा दूसरी ट्रायंगल की भुजा के बराबर आ गई, ये भुजा दूसरी ट्रायंगल की भुजा के बराबर आ गई, तो इनके बीच का ही एंगल होना चाहिए, इसलिए मैंने ए बीच में लिखा है। फिर तीसरा नियम होता है एंगल साइड एंगल, कि एक साइड है, ये साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड के बराबर आ गई है, इस पे दो एंगल बनेंगे, एक ये और एक ये। अगर ये दोनों एंगल बराबर आ जाए और ये साइड बराबर आ जाए तो भी वो सर्वांगसम हो जाएंगी। तो ये हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है हमारा RHS, जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड बराबर आ जाए तो भी आपकी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब ये इस नियम से हो सकती हैं, इससे हो सकती है, इसका मतलब इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है। ये लगता है उन्होंने खुद ही बना लिया है एक नियम। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। PQ इज अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। PQ एक सर्कल की टेंजेंट है। टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा है। ये आपका एक सर्कल है और इसकी एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम है PQ। ये लीजिए, ठीक है। आगे बताया गया है इसका सेंटर है O। ठीक है, PQ इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विद सेंटर O एट ए पॉइंट P। ठीक है जी। OPQ इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। OPQ
OPQ एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बोले तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। पहले तो मैं आपसे पूछता हूं इसकी कौन सी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। पहला नियम हमारा ये काम करता है, जो हमारी स्पर्श रेखा होती है, टेंजेंट होती है, उसका स्पर्श बिंदु अगर केंद्र से मिलाया जाए तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये जो आपकी ट्रायंगल होती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होती है। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने आपका एच होता है। तो एच तो किसी दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो सकता। तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल है अगर तो अगर वो आइसोसेल्स है तो उसकी ये दोनों साइड बराबर होगी। ये वैसे बता दिया मैंने आपको, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। आगे बताया गया है आपको कि एंगल OQP किसके बराबर होगा। OQP ये एंगल किसके बराबर होगा। मुझे पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। इट मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर एंगल आपकी ट्रायंगल आइसोसेल्स है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके दोनों एंगल भी बराबर होंगे। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से ये 90 है तो ये मैंने माइनस कर दिया। तो जो बाकी दोनों एंगल बच गए हैं ना उनका सम 90 है और वो दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री के हैं। तो उसका मतलब पूछा गया एंगल आपका 45 डिग्री का है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द बनाना बी अरेंज्ड। ये क्वेश्चन है आपका परमुटेशन का। अब परमुटेशन में एक चीज बताई गई है, मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप HSSC CET या स्टेट के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं आता, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, उसके बाद बाय राकेश छोकर लिखिए तो आपको एक वीडियो डेफिनेटली मिलेगी। तो ये बताया गया है कि आपका एक वर्ड है बनाना, इसके लेटर्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट काम करता है। अगर आपको जितने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं अगर उन सभी को अरेंज करके आपको अरेंजमेंट निकालनी है तो उसका आंसर होता है आपके जितने ऑब्जेक्ट है ना उतना ही उसका फैक्टोरियल कर दो। अगर सारे ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं, कॉम्बिनेशन निकालने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऑब्जेक्ट हैं तो आंसर रहेगा मेरा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जेक्टों को रीअरेंज करना है। उसके बाद लेकिन उसमें कंडीशन है, सारे ऑब्जेक्ट आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। इसमें आपके कुछ ऑब्जेक्ट सेम हैं, आपके कुछ लेटर सेम है, जैसे कि n 2 बार है, दोनों सेम है, तो उसके लिए डिवाइड में 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। उसमें a भी 3 बार है तो उसके लिए डिवाइड में 3 बार या 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आई? जितने लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करके नए वर्ड्स बनाने हैं तो उतना फैक्टोरियल आपका आंसर रहेगा। लेकिन अगर उसमें जो लेटर्स हैं वो सेम हैं तो जितने लेटर सेम हैं उतने फैक्टोरियल डिवाइड में करने पड़ेंगे। 6 फैक्टोरियल का अर्थ है कि 6 को घटते क्रम में आप तब तक मल्टीपल करोगे जब तक 1 नहीं आता। तो 6 5 4 3 2 1 ये लीजिए। 2 फैक्टोरियल का भी मतलब यही है, 3 फैक्टोरियल का भी मतलब यही है। काट दो, ये इससे कैंसिल हो गया है, 2 से काटेंगे इसको तो ये आ गया है आपका 60। ऐसे नए वर्ड्स और बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ बास्केट कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स। एक बास्केट के अंदर है ना आपकी कंचे हैं 4 रेड 5 ब्लू और 3 ग्रीन। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, बास्केट में से, टोकरी में से 2 कंचे निकाल लिए गए हैं एट रैंडम बिना देखे। आगे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों के रेड होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है लेकिन पहले इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा थोड़ा सा। देखिए आपके पास रेड आपके मार्बल है 4, ब्लू है 5 और ग्रीन है 3। अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो 4 और 5 9 और 3 12 मार्बल है आपके पास। अगर इन 12 मार्बल में से 2 मार्बल निकाले जाएंगे तो कितने तरीकों से निकाले जा सकते हैं उसको हम बोलते हैं अपने सैंपल स्पेस। कि मैं 2 मार्बल इसमें कितने तरीकों से निकाल सकता हूं, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे कितने बनेंगे।
अगर 12 मेरे पास मार्बल है, इसमें से मैं 2 निकालता हूं तो उसके कितने तरीके होंगे, वहां पर फार्मूला लगेगा आपका NCR, ये कॉम्बिनेशन है हमारा। इसमें N होता है आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास 12 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से कितने चुनने हैं, 2 चुनने हैं, तो R का मान दो। इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल करते हैं, नीचे 2 लिखा हुआ है तो 12 के 2 टर्म लिखेंगे घटते क्रम में, 12 गुणा 11 और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 और 1। मैंने इसको हल किया तो सबसे पहले इन 12 मार्बल में से 2 मार्बल मैं 66 तरीकों से निकाल सकता हूं। पहले मैंने ये निकाला कि मैं कितने तरीकों से 2 मार्बल ले सकता हूं, वो मेरे सैंपल स्पेस है, टोटल संभावित परिणाम मेरे पास 66 है, 66 तरीके से मैं निकाल सकता हूं। अब वो ये कह रहा है कि जो मैंने 2 मार्बल निकाल लेना वो रेड होने की प्रायिकता बताओ। अगर वो मार्बल रेड हो तो इसका मतलब फिर मैंने रेड में से ही निकालने होने चाहिए, तो दूसरा हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। वो होता है आपका, वो भी एनसीआर से ही निकलेगा। आपके एन, अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से चुनना है, भाई अगर आपको रेड बॉल चुननी है तो रेड में से ही चुननी पड़ेगी, और रेड मार्बल मेरे पास 4 है, तो मैं कहूंगा मैंने 4 मार्बल में से 2 मार्बल चाहिए। अब इसका भी ऐसे ही हल करेंगे, भाई 4C2 लिखा हुआ है तो 4 की 2 टर्म लिखेंगे घटते क्रम में और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो मैं 6 तरीके से रेड बॉल ले सकता हूं। ये मेरे फेवरेबल आउटकम है, ये मेरे टोटल आउटकम है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 रेड मार्बल आने की तो वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। इसको हल करूंगा तो 1/11 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाल लिए गए हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज स्पेड एंड 1 इज हर्ट। जो मैं 2 पत्ते निकाल रहा हूं उनमें से एक स्पेड आ जाए, एक हुक्म का पत्ता आ जाए, और एक हर्ट आ जाए, एक पान का पत्ता आ जाए, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। सेम पहले वाले की तरह ही क्वेश्चन है। यहां पर पहले आपको ये बता दूं, जो आपके 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसके 4 सूट होते हैं। पहला आपका स्पेड जिसको हुकुम बोलते हैं, एक होता है आपका क्लब जिसको हम चीड़ी बोलते हैं, एक होता है आपका हर्ट जिसको हम पान बोलते हैं, एक होता है आपका डायमंड जिसको हम ईंट बोलते हैं। हर एक सूट में 13-13 पत्ते होते हैं। आगे भी इनका बाइफर्केशन बता सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना ही जरूरी था। पहला ये है, एक होंगे हमारे सैंपल स्पेस। वो ये कह रहा है कि 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाल लिए गए हैं, तो 2 पत्ते निकालने के हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, टोटल संभावित परिणाम हमारे कितने हैं, तो एनसीआर लगाएंगे। एन मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं मेरे पास, 52 है, उसमें से कितने चुनने हैं, 2 चुनने हैं। तो इसका तरीका मैंने हल करने का बता दिया। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 52 की 2 टर्म लिखेंगे घटते क्रम में, और उसको 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 26 गुणा में क्या बनेगा, इसको ऐसे ही रखेंगे, हमारे सैंपल स्पेस आ गए। फिर आगे बोला गया है कि जब मैंने 2 पत्ते निकाल लिए उनमें से एक स्पेड आ जाए और एक हर्ट आ जाए। अब यहां पर ये कैसे होगा, अगर मैंने 2 पत्ते निकाल ले, आप ऐसे समझो मैंने पहले एक पत्ता निकाला, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हूँ, हालांकि दोनों मैंने साइमल्टेनियसली निकाल लिए हैं। मैंने एक पत्ता निकाल लिया और वो स्पेड ही हो, हुक्म ही हो, उसके लिए क्या जरूरी है, मैं इसमें से ही पत्ता निकाल लूं। भाई अगर मुझे एक पत्ता निकालना है और वो स्पेड आ जाए तो जरूरी है मैं यहां से निकाल लूं, तो मैं यहां पर मेरा नियम लगेगा कि मेरे पास स्पेड के 13 पत्ते हैं, मैं उनमें से एक निकाल लूंगा, ये एक पत्ता आ गया। फिर उसके बाद एंड, दूसरा पत्ता मैं निकाल लूं तो वो हर्ट का आ जाए, तो इसका मतलब मैं यहां से निकाल लूंगा। यहां भी कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, इनमें से मैंने एक लिया। ठीक है, अब इसको मैं अगर हल करूं तो वही तरीका बताऊं, भाई 13 के उतने पद लिखने हैं जितना नीचे है, नीचे तो 1 है, इसका मतलब 13 ही रहेगा, यहाँ पर गुणा में यहाँ पर भी उधर भी 13 ही रहेगा। तो ये आगे मेरे फेवरेबल आउटकम। अगर आपको प्रायिकता निकालनी है कि एक मेरा स्पेड आ जाए और एक मेरा हर्ट आ जाए, उसका तरीका रहेगा फेवरेबल आउटकम
डिवाइड बाय टोटल आउटकम। इसको हल कर लो, 13 दूनी 26, बस और तो होगा नहीं, 13/102 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर। ये लीजिए, एक 15 मीटर का आपका एक टावर है, ये 15 मीटर थोड़ा सा दूर लिख दूं क्या, ये लीजिए। मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। आपका एक 15 मीटर का एक टावर है आपका, वो एक इलेक्ट्रिक पोल, एक बिजली के खंभे के तलहटी से एक एंगल बनाता है और वो एंगल होता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, फिर आगे बोला गया है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप, और इस खंबे के टॉप का जो एंगल बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है जी, आगे बोला गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। इस बिजली वाले खंबे की हाइट निकालनी है। दोबारा बताता हूं, ये आपका 15 मीटर का एक टावर था, इससे एक बिजली के खंबे के बॉटम का एंगल 60 दे रखा है, टॉप का एंगल 30 दे रखा है। तो आप देखेंगे यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक ये बड़े वाली, एक ये छोटे वाली, और आपको निकालना है इसकी हाइट। कैसे निकालेंगे देखिए, मैंने आपको बता रखा है ये चीज, लेकिन चलो मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, इस वीडियो में नहीं बता रखा। तो आप ऐसे समझो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, एक आप रेशियो हमेशा याद रखेंगे, 30, 60 और 90। कभी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीन एंगल आपको नजर आ जाए तो उसकी भुजाओं का रेशियो आप लिख सकते हो, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 के सामने 2 यूनिट। ये भुजाओं का रेशियो निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, इसको याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं ये कहूंगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई होती है 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई होती है √3 यूनिट, और 90 के सामने इसकी है 2 यूनिट, उसकी जरूरत नहीं है। अब आप ये बताओ, मैंने जब इस भुजा की लंबाई निकाली रेशियो में तो कितनी आई, √3 यूनिट आई, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर दे रखी है। इसको ऐसे रख दें। अब दूसरा, अब इस ट्रायंगल को देखें, इस छोटे वाली ट्रायंगल को देखें, इस छोटे वाली ट्रायंगल में ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री का है। क्यों है 60 डिग्री का, क्योंकि ये 90 है भाई, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। फिर वही रेशियो लिखो, मुझे पता है 30 डिग्री के सामने 1 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है। अब आपने यहां पर एक बात देखनी है, जब मैंने पहले रेशियो लिया था इस भुजा का और इस भुजा का, तो √3 और 1 आया था। फिर मैंने इस छोटी ट्रायंगल में जब रेशियो लिया तो ये √3 आया और ये 1 है। मैंने देखा लेकिन ये तो दोनों भुजाएं बराबर थी, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है दोनों, लेकिन इनका रेशियो अलग अलग आ गया। इन दोनों का रेशियो सेम बढ़ाना है, मुझे यहाँ भी √3 लेके आना है, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको √3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको √3 से गुणा कर दिया तो इसको भी कर दो, और ये आ गया आपका 3। तो अब मेरे पास रेशियो है, ये भुजा है √3 यूनिट, ये भी √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये पूरी 3 यूनिट है, और इस 3 यूनिट की वैल्यू है 15 मीटर। मैं कहूंगा कि 3 यूनिट की वैल्यू है मेरी 15 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से इसको भाग कर दिया, 5 मीटर आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपकी 5 मीटर आ गई है, और 1 यूनिट तो ये था, इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 मीटर है। ये टोटल 15 थी, इसका मतलब ये 10 आ गई है इधर वाली, और ये 10 है तो ये भी 10 होगी। तो आपका इलेक्ट्रिक पोल की लंबाई आ गई है 10 मीटर। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं की, ऐसे ही निकाल दिया। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका बताया है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आप P/H, H/P ये सारी बातें लिखते रह जाओगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपका जल्दी निकल जाएगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन पेंटिंग एंड फ्लोरिंग टुगेदर। ये एक घर का खर्च है, ठीक है। आप भाई घर कुछ बना रहा होगा अपना, मतलब कुछ एक फैमिली अपना घर बना रही है, उसमें ये आपका एक्सपेंडिचर बता रखे हैं उन्होंने।
फ्लोरिंग आपका 15% है और आपका पेंटिंग फ्लोरिंग 14% है और पेंटिंग आपका 15% है। ठीक है, इसका टोटल खर्च पूछा है आपसे रुपयों में। उन्होंने ये कहा कि हमारा टोटल खर्च है 100%, उसमें से फ्लोरिंग 14% है और पेंटिंग 15% है, दोनों को जोड़ूं तो ये 29% है। इस 29% की वैल्यू पूछी है आपसे और ये बता दिया कि टोटल एस्टिमेटेड खर्च है 1,20,000। टोटल मतलब 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू 1,20,000 है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो ये 2 जीरो कट जाएंगे उधर, तो 1200 आ गई। 29% की कितनी हो जाएगी, 1200 गुणा में 29, कर लो इसको गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो 2 जीरो की 2 जीरो, 12 9 108, 10 12 दूनी 24 और 10 34, 34,800 आ गया आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है cos b इक्वल टू 5/7। cos b जो है वो आपका 5/7 है। ये 5/7 एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका बेस और हाइट का रेशियो है। हम ट्रिग्नोमेट्री में एक छोटी सी अजम्पशन करते हैं एक एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल जो यहाँ पर बी है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए हम एक अजम्पशन करते हैं कि अगर हम बेस और आपके हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे तो आपका कोस बी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें बेस और हाइट का रेशियो 5:7 है। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, सिर्फ मेरे पास रेशियो है, लेकिन इस रेशियो से मैं पी भी निकाल सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये मान लूंगा कि एच मेरा 7 यूनिट है, बी मेरा 5 यूनिट है, तो पी कितना होगा, अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 24 आ गया। इसको मैं 2√6 भी बोल सकता हूं, ये लीजिए। ठीक है, अब आगे पूछा है आपसे कोसेक बी प्लस कोट बी की वैल्यू क्या होगी। साथ में ये भी बता दिया है आपको कि जो बी आपके एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं वो एक एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच है। चलिए जी, आपका एक है कोसेक बी, एक है कोट बी। आपको पता है कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं 1/sin बी से। कोट होता है कोस बाय साइन, भाई थीटा लिखने की हमें आदत होती है, साइन कॉमन, साइन एलसीएम आ गया आपका। अब ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है, ये लीजिए, बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1 प्लस में कोस बी की वैल्यू है मेरे पास 5/7 डिवाइड में साइन कैसे निकलता है, साइन निकलता है p/h। p है मेरा 2√6 और h है मेरा 7, ये लीजिए। इसको अगर मैं हल कर दूं, आगे जगह है वैसे, चलो नीचे लिख देता हूँ, 7 एकम 7 और 5 12, ये है 12/7। आपको पता है ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, 7 से 7 कट गया, 6/√6 आ गया। रेशनलाइज करूंगा तो √6/√6, √6 पूरा 6, √6 आपका आंसर आ गया, ये लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है। मैंने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में आपको 21 क्वेश्चन कराए हैं, ये 21वां क्वेश्चन है। आपको ए की वैल्यू पहले ही 30 डिग्री दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखी है, बस कुछ नहीं है, इसको हल कर दो। ए की जगह 30 डिग्री रख दो। 8 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 11, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो लिख देता हूं एक बार, ये लीजिए, हल करो इसको। ऊपर वाला हल किया तो 4 और 22 26 -3, ये आ गया। नीचे आ गया आपका, ये हो जाएगा पूरा 3, ये आ गया आपका। ठीक है, इसको हल कर लो भाई, ये हो जाएगा ऊपर आपका 23 गुणा में 4 और बटे में 30। हल कर लो, थोड़ा हल हो रहा है तो 2 से काट लो,
46/15 आ गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 15 3 45, 3 से 1/15 आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर है। ठीक है, मैंने आज आपको 21 क्वेश्चन कराए हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, आप कमेंट करके जरूर बताएं आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कैसा चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, और इस कमेंट पर बताएं कि आप कैसी वीडियो चाहते हैं, आगे ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं या फिर लाइव क्लास चाहते हैं। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको टाइम बता दिया करूंगा कि मैं इस टाइम पर लाइव सेशन लेने वाला हूं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।